क्लास रिकॉर्डिंग इज ऑन। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे थे सॉलिड स्टेट चैप्टर की, और उसमें सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सॉलिड कितने तरह के होते हैं। तो पहला हमने टाइप देखा सॉलिड का ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, और अपीयरेंस के बेसिस पे सॉलिड दो तरह का होता है, एक होता है अमरफस सॉलिड और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जैसे मैं आपको बोलूं, एक कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है दो फॉर्म में पाया जाता है, एक है मार्बल और दूसरी फॉर्म है चौक। एक है मार्बल फॉर्म और दूसरी फॉर्म है चौक। अगर हम देखें मार्बल फॉर्म, तो मार्बल फॉर्म किसका एग्जांपल है? क्रिस्टल फॉर्म का एग्जांपल है। और अगर हम देखें चौक, तो चौक किसका एग्जांपल है? अमरफस फॉर्म का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ जाके हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो हम डिफरेंस क्रिएट करने जा रहे हैं वो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी पे नहीं है। जो भी हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे वो फिजिकल अपीयरेंस पे बेस है, केमिकल अपीयरेंस पे बेस नहीं है। क्योंकि केमिकली तो दोनों में ही एक ही कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो केमिकली तो हम इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हमें सबको फिजिकली ही डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहीं से आया हमारे पास ये ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन में क्या होती है? रेगुलर ज्योमेट्री होती है। रेगुलर ज्योमेट्री किसकी? आयंस की, एटम्स की, मॉलिक्यूल की क्या होती है? रेगुलर ज्योमेट्री होती है। इसका मतलब क्या है रेगुलर ज्योमेट्री होना? मतलब अगर मैंने मान लिया कोई कटायन है A+, तो निश्चित है उसके बाद B- आएगा, और निश्चित है A के नीचे क्या आएगा? B- आएगा, और B- के आगे क्या आएगा? A+ आएगा। तो रेगुलर ज्योमेट्री है, A के बाद B है, A के नीचे B है, A के सामने B है, B के नीचे A है, A के लेफ्ट में B है। बट अमरफस में क्या होती है? इर्रेगुलर ज्योमेट्री होती है। कैसी ज्योमेट्री होती है? इर्रेगुलर ज्योमेट्री होती है। इर्रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि A के बाद A ही आ गया, फिर A आया, फिर A आया, और फिर पता नहीं कहां से B आया। B के नीचे A को आना चाहिए, B ही आ गया, फिर B ही आ गया, फिर A आ गया। तो कोई ज्योमेट्री रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर ज्योमेट्री है, इसलिए इसे अमरफस सॉलिड कहा जाता है। ये क्रिस्टलाइन है जिसमें रेगुलर ज्योमेट्री है, अमरफस में क्या है? इर्रेगुलर ज्योमेट्री है। अब दूसरा सबसे बढ़िया जो इनके बीच में डिफरेंस है वो ये है, आप ये देखिए, खुद फील करिए कि जैसे मैंने यहाँ पे चलो थोड़ी देर लिया, अमरफस बना दिया, A है, फिर A ही है, फिर नीचे B आ गया, फिर इधर A आ गया। ठीक है, बहुत अलग सी चीज है। अगर मैं बात करूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ना बॉन्ड या इंटरेक्शन अलग अलग तरह की है, कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो A और B के बीच में अट्रैक्टिव बॉन्डिंग है। ठीक है, अगर मैं ऐसे आऊंगा तो A और A के बीच में रिपल्सिव बॉन्डिंग है। अगर मैं B और B में ऐसे जाऊंगा तो अलग तरह की बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे हर डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज क्या आएंगी? अलग आएंगी। जैसे मैं क्या लूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लूं, ऑप्टिकल डेंसिटी ले लूं, तो अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो A और B के बीच की बॉन्डिंग है, तो वो सेम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग वैल्यू देगा। और अगर मैं ऐसे जाता हूँ डायगोनली तो अलग वैल्यू देगा, अगर मैं ऐसे जाता हूँ डायगोनली तो अलग वैल्यू देगा। क्लियर है इतनी बातें? अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो यहीं से मैं बोलता हूँ क्रिस्टलाइन कैसा होता है? एन आइसोट्रोपिक होता है। एन आइसोट्रोपिक मतलब क्या है कि इन द सेम क्रिस्टल there will be different value of same physical property in the different direction। अलग अलग डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी की क्या होगी? अलग अलग वैल्यूज होंगी। जबकि ये होता है आइसोट्रोपिक, क्योंकि यहाँ कोई ज्योमेट्री होती नहीं है। और डेटा से भी हमें पता चला कि लेफ्ट जाओ, डायगोनल जाओ, कैसे भी जाओ आप, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीजें क्या आ रही थी? सेम आ रही थी। फिर उसके बाद एक एग्जांपल दे देते हैं। अमरफस का एग्जांपल हो गया जैसे चौक, और यहाँ पे क्रिस्टलाइन का एग्जांपल हो गया मार्बल। एक फाइनल चीज क्या है? अमरफस का होता है लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट। लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट। लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ कि जैसे मोमबत्ती है, ठीक है, एक मोटी मोमबत्ती है और एक पतली सी मोमबत्ती है। पतली मोमबत्ती 5 सेकंड में गल गई, बट मोटी मोमबत्ती वही 5 सेकंड में क्या हुई? अभी भी गल रही है। 1 घंटा हो गया तभी भी गल रही है, 2 घंटे हो गए तभी भी गल रही है। तो इसका लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट है। 1 सेकंड से इसने गलना शुरू करा, ठीक है, और 2-3 घंटे तक गल ही रही थी। जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्रिस्टलाइन में होगा शार्प रेंज मेल्टिंग पॉइंट। शार्प रेंज मेल्टिंग पॉइंट। शार्प रेंज मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ
कि ना उस टेम्परेचर से पहले गलेगा ना उस टेम्परेचर के बाद गलेगा, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही गलेगा। जैसे जो NaCl होता है रॉक सॉल्ट, ठीक है, NaCl वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में गलता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, हालांकि थोड़ा आइडिया ले लेता हूँ, 198 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें ही ये गलता है। फिर मैंने वहां पे भी ये बात बताई थी कि घुलना अलग चीज है और गलना अलग चीज है। ये नॉर्मल टेम्परेचर में भी पानी में घुल जाता है, गलना अलग चीज है, फ्यूजन होना अलग चीज है ना। गलता ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में 198 डिग्री सेल्सियस। इसी का फायदा उठा के जो मूंगफली वाले हैं वो मूंगफली को गर्म जो करते हैं NaCl नहीं करते हैं, क्योंकि NaCl गलता नहीं। तो हमने क्रिस्टलाइन और अमरफस के बीच में एक अच्छा सा डिफरेंस क्रिएट कर लिया है। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन आते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन। जैसे एक बोल लेते हैं आपको कि वाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, है ना। ग्लास को लिखना कुछ नहीं है बच्चे, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ग्लास एक तरह का फ्लूइड होता है, ठीक है, इसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, ऊपर वाले पोर्शन से नीचे को जाना शुरू करेगा। तो होता क्या है, समय के साथ बीच में क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, और साइड में क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, ठीक है। इस पर बॉल पड़ेगी एकदम से टूट जाएगा। दूसरी बात, ओल्ड जो विंडो पेन्स होते हैं, ओल्ड विंडो पेन्स जो होते हैं, ओल्ड विंडो पेन्स जो हैं वो थोड़े समवट मिल्की दिखते हैं, मिल्की। अब मिल्की वो क्यों दिखते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस होती है उसके अंदर, उस प्रोसेस का नाम है एनीलिंग। एनीलिंग प्रोसेस क्या होती है, ये रेत रेगिस्तान में भी होती है। रेगिस्तान दिन के समय बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, अनबियरेबल, और रात को उतना ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो कुछ उसकी स्पेसिफिक हीट लगभग नील होती है, वो कुछ कंटेन नहीं कर पाता पानी के जैसे। एनीलिंग क्या होती है, सक्सेसिव हीटिंग एंड कूलिंग। किसी चीज में आप सक्सेसिव हीट करो एंड देन उसको रैपिडली कूल करो, सक्सेसिव हीट करो रैपिडली कूल करो, तो उसका समवट क्रिस्टल स्ट्रक्चर पैदा होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा मिल्की सा दिख जाता है, इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ जाता है। तो इतनी बातें हमने यहाँ पे करी थी। हमने पहले डिफरेंस देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अब देखेंगे दूसरा डिफरेंस जो है, वो दूसरा डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग किस तरह की है, ठीक है। तो बी है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग किस तरह की है, अच्छा बॉन्डिंग के बेस पर हमने बहुत सारे बना रखे। सबसे पहले होता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। हाँ वो अलग बात है कि आयनिक बॉन्ड एक केमिस्ट्री के नजरिए से कोई असली बॉन्ड नहीं है, दिस इज नो रियल बॉन्ड, ये कोई असली तरह का बॉन्ड नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री ने बॉन्ड की डेफिनेशन क्या बोली है कि बॉन्ड वो इंटरेक्शन है जिसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो, मतलब उसके कुछ डायरेक्शन हो, हर बॉन्ड की कुछ डायरेक्शन होती है ना। उसको डिफाइन करने के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब चीज बताते हैं, वो आगे की बातें हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, आयनिक बॉन्ड आज तो मान लो कि एक तरह का बॉन्ड है, बट रियल केमिस्ट्री से बॉन्ड नहीं मानती, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। असली में ये क्या है, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायंस एंड अनायंस। जैसे Na प्लस और Cl माइनस के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे हम आयनिक बॉन्ड कह देते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड जनरली हमें कहाँ मिलता है, मेटल्स की रॉड या क्रिस्टल्स में मिलता है ना। जैसे हमने ये मेटल की रॉड बनाई आयरन की, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कुछ आयरन के कटायन होंगे और उसी के इक्विवेलेंट उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड है, इसी को हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ये भी एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हुआ, बट यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कटायन एनायन के बीच ना होके मेटल कटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच का है। फिर हम पे आता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो ना लूज कर पाते हैं ना गेन कर पाते हैं, इसलिए वो शेयरिंग करते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ड्यू टू शेयरिंग। और कोवेलेंट बॉन्ड का सबसे बड़ी एग्जांपल है डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। और भी बहुत से एग्जांपल हैं, बट क्रिस्टल फॉर्म में दो ही आते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। फाइनली जो हम पे आता है वो एक तरह का होता है वंडरवॉल बॉन्ड, वंडरवॉल फिजिकल बॉन्ड। ऐसे बहुत से फोर्स हैं, डीबीए फोर्स है, लंदन फोर्स है, डाइपोल फोर्स है, वंडरवॉल फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सब वंडरवॉल फोर्स होते हैं। कभी आपने सोचा है कि पानी का गिलास होता है, इसमें पानी रखे रहता है, तो ऐसे क्यों नहीं होता है कि मरकरी जैसे होता है, मरकरी के दो ड्रॉप्स अगर मैं रखूं ना, तो वो आपस में मिलके बड़ा ड्रॉप नहीं बनाते, वो एक दूसरे से जितना दूर हो सके उतना दूर रहते हैं। जबकि वाटर के मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है, वाटर के मॉलिक्यूल सारे के सारे एक साथ रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो वाटर का मॉलिक्यूल अपने आप में न्यूट्रल है, बट एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को दूसरे वाटर के न्यूट्रल मॉलिक्यूल से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी। ऑब्वियसली ये किसी केमिकल नेचर की वजह से हो नहीं सकता, क्योंकि केमिकली तो वाटर का मॉलिक्यूल अपने आप में क्या है, न्यूट्रल है।
तो दूसरे से वो केमिकली तो मिल नहीं सकता, तो कैसे मिलता है, फिजिकली मिलता है। तो वंडरवॉल जो फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है, फिजिकल फोर्स होता है। इसी की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल आपस में मिलना चाहते हैं, CO2 के मॉलिक्यूल आपस में मिलना चाहते हैं, दुनिया में जितने भी गैसेज हैं मोनोटॉमिक डायटॉमिक वो आपस में मिलना चाहिए। हालांकि मोनोटॉमिक तो मिलती नहीं है, नोबल गैसेज होती हैं, बट डाई और ट्राई एटॉमिक तो मिलती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारी मिलना चाहती है, CO2 हो गया, ये चीजें है ना। तो आयनिक बॉन्ड देखा, मेटालिक बॉन्ड देखा, कोवलेंट बॉन्ड देखा, वंडरवॉल बॉन्ड देखा। इनमें कुछ क्वेश्चन आते हैं कि पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछ लेते हैं कि NaCl, ये जो आयनिक क्रिस्टल है, NaCl या जो कोई भी आयनिक क्रिस्टल है, जैसे Na के जैसे ही K बनाया, Cl की जगह Br लगा दिया, Na की जगह K लगाया, Cl की जगह Cl ही रहने दिया, तो NaCl, KCl, KBr, सीजियम क्लोराइड, ये जो सब है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं, इसमें सॉलिड स्टेट में, बट जैसे ये लिक्विड या फ्यूज फॉर्म, गली हुई फॉर्म में जाते हैं, गलना, ठीक है, डिजॉल्व होना, फ्यूज फॉर्म में जाते हैं, तो ये अब कंडक्टिव बन जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि आयनिक बॉन्ड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ठीक है, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। कैटायन एनायन के बीच का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये जो आयनिक बॉन्ड है ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या होता है सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड या एक्वस भी बोल सकते हो आप इसे, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, कैटायन को अनायन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है, फ्रीली मूव ही नहीं करने देता, और इसका उल्टा भी आप समझ सकते हो कि अनायन को कैटायन बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, मूव नहीं करने देगा। तो जब इनका फ्री मोशन रुक गया है, रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो ये इंसुलेटर ही तो रहेंगे। बट वहीं जैसे ये पानी में जाते हैं या फ्यूज होते हैं, तो इनके कुछ बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैटायन भी फ्री हो गया और अनायन भी क्या हो गया, फ्री हो गया। अब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए ये कंडक्टिव बन जाते हैं, ये आपको याद रखना है। बट इसके बाद हम पे बात क्या आती है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है आपके कि जो हमारे, चलो, कि जो हमारे ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जिसके हम शीट्स बना सकते हैं, मेलेबल होता है। आप वहां पे क्विज खेल सकते हो अपने आप में, ठीक है, अपने आप में, मैसेज बॉक्स गंदा मत करना, अपने आप में अपने मन में करो, ठीक है। मटेरियल, ऐसा कौन सा मटेरियल है ऐसे इन चारों में से जिसकी शीट भी बन सकती है, वायर भी बन सकते हैं, मतलब वो मेलेबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है। तो हमें पता है ऐसा सिर्फ एक ही है, मेटेलिक कंपाउंड या मेटेलिक क्रिस्टल। एक और क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा सॉलिड है जो इंसुलेटर होगा, ठीक है, और मेल्ट करता है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में वो क्या करता है, मेल्ट करता है। तो डायमंड देखो ना, डायमंड क्या है, एक तो इंसुलेटर है, ग्रेफाइट कंडक्टर है, डायमंड क्या है, इंसुलेटर है, और बहुत हाई टेम्परेचर में मेल्ट करता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नोन मटेरियल है, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं जो हमने देख लिए हैं। ग्रेफाइट कंडक्टर होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ग्रेफाइट जो होता है इसका डायमंड के जैसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होता। ग्रेफाइट का होता है शीट लाइक स्ट्रक्चर, शीट के ऊपर शीट होती है, जब शीट एक दूसरे में स्लाइड करती है तो उसमें लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी आती है, जैसे मोबिल ऑयल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, तो लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी भी शो करता है कौन, ग्रेफाइट। अब इसके बाद जब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, तो अब हमें ये देखना है कि क्रिस्टल के अंदर की चीज क्या है, मतलब क्रिस्टल की इंटरस्कोपी करनी है, अंदर अंदर क्या होता है क्रिस्टल के। तो मान लो जैसे आपका रूम है, ठीक है, वो रूम क्या है, एक क्रिस्टल है, ठीक है। तो वो रूम बना कैसे, दीवारों से बना है, उन दीवारों को आप क्या मानोगे, क्रिस्टल लैटिस मानोगे, ठीक है। और वो दीवारें खुद कैसे बनी है, ईंटों से बनी है, वो दीवारें खुद किससे बनी है, ईंटों से बनी है, ठीक है। तो दीवारें खुद किससे बनी है, ईंटों से बनी है, और वो ईंट क्या होंगी, यूनिट सेल कहलाएंगी, ठीक है। तो हम पे क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रिस्टल की एनालॉजी किससे है, रूम से है। रूम किससे बना, वॉल से बना, वॉल किससे बना, ब्रिक से बना, ठीक है। तो क्रिस्टल रूम है, वॉल क्या है, क्रिस्टल लैटिस है, और जो ब्रिक है वो क्या है, यूनिट सेल है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, दीवारें बनाओगे तभी तो रूम बन पाएगा फ्रेश, और जो आपकी छत है वो बाद में बनेगी, है ना। वो भी तो एक तरह की क्रिस्टल लैटिस ही तो है, छत और वॉल और चार जो हमारी बेसिक वॉल है ना। तो सबसे पहले हमें ब्रिक लगेंगी, मतलब यूनिट सेल लगेगी। उस ब्रिक को हमें ऊपर भी लगाना है, नीचे भी लगाना है, आगे भी लगाना है, पीछे भी लगाना है, दाएं भी लगाना है, बाएं भी लगाना है। जब वो ऐसे ब्रिक्स के कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो एक अरेंजमेंट बनेगा जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और ऐसे क्रिस्टल लैटिस हमने एक तो ऐसे लगा देंगे,
एक ऐसे लगा देनी, एक यहाँ लगा देनी, एक यहाँ लगा देनी, ठीक है, एक बाहर लगा देनी, एक अंदर लगा देनी, जो बनेगा हम पे वो क्या होता है, हमारा क्रिस्टल होता है। ये पूरा एक क्रिस्टल का अरेंजमेंट है 2D। तो सबसे पहले हमें पता चला यूनिट सेल क्या है। तो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर या पार्ट या यूनिट ऑफ crystal which when repeated in all direction gives whole of the crystal lattice और इन्हीं crystal lattice से हमारा क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है। तो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने एक दिखा दिया आपको यहाँ यूनिट सेल, यहाँ पे एक यूनिट सेल है। ऐसी यूनिट सेल मैंने आगे भी लगा दी, पीछे भी लगा दी, दाएं भी लगा दी, बाएं भी लगा दी, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन में उसमें लगा दोगे तो आपको होल ऑफ द क्या मिल जाएगी? क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगी। और ऐसी क्रिस्टल लैटिस ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, तो आपको पूरा क्रिस्टल मिल जाता है। तो ये एक तरह से क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। यूनिट सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। जैसे हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या? सेल है। हम किससे बने? लिविंग सेल से। ऐसी क्रिस्टल की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? यूनिट सेल होती है, ठीक है। हम अपनी क्लास में यूनिट सेल को कैसे मान के चलेंगे? क्यूबिक मान के चलेंगे। कैसे मान के चलेंगे? क्यूबिक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक यूनिट सेल बना दिया है और ये यूनिट सेल कैसा है? क्यूबिक है। क्यूबिक यूनिट सेल है। अभी मेन बात क्या है? पहली बात क्या है? यूनिट सेल का काम क्या है? क्रिस्टल बनेगा कैसे? क्योंकि क्रिस्टल बनता है एटम मॉलिक्यूल आयन से। तो यूनिट सेल का काम क्या है? बस वही काम है जो हड्डियों का काम मांस को जमा करने में। मांस ऐसे खुद नहीं जमा होता, ठीक है। मांस को क्या चाहिए? हड्डी चाहिए जमा होने के लिए, है ना। मसल्स किस पे लगती हैं? हड्डियों पे लगती है, ठीक है। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि यूनिट सेल का काम क्या है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का है। यूनिट सेल, जैसे अगर मैंने छोटा सा यूनिट सेल बनाया तो ये हड्डियां हो गई। अब इसके ऊपर मास चिपकाने, मास यहाँ क्या है? एटम मॉलिक्यूल या आयन है। वो ऐसे चिपक जाते हैं, कभी बीच में आ जाते हैं, कभी फेस में आ जाते हैं, कभी एजेस में आ जाते हैं। तो यही चीज है। तो यूनिट सेल का काम क्या होता है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना होता है। क्या प्रोवाइड करना होता है? फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क थ्रू एटम्स या आयंस, एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना होता है। अभी हम बात, हमारे पास यूनिट सेल हो गई। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट सेल को समझने के लिए क्या है। कोई भी बक्सा देख लो, डब्बा देख लो, जो क्यूबिक या क्यूबॉइड हो, कोने कितने होंगे? तो पहला कोना ये रहा, ठीक है। पहला कोना ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां ये रहा, और एक बाहर आ रहा होगा, आठवां ये रहा। तो 8 कॉर्नर्स है। कितने कॉर्नर्स है? 8 कॉर्नर्स है, ठीक है। सेंटर कितना है? एक ही है, ये रहा हो। तो एक बॉडी सेंटर है। फिर इसके बाद फेसेस कितने हैं? एक फेस ये, 2 3 4, एक आगे एक पीछे, 6 फेस हो गए। और एजेस कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 एजेस होते हैं, है ना। एजेस में गलती मत करना, वो डबल डबल गिन लिए जाते हैं, उन्हें ऐसे डबल मत गिनना, याद रखना। 8 कॉर्नर, एक बॉडी सेंटर, 6 फेस और 12 एजेस होते हैं किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में। यूनिट सेल क्या है? क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहीं पे ये बात आती है कि ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें बेसिकली अगर हम ये देखें कि अगर हमें एटम को बिठाना है तो क्या हर चीजों में, जैसे एक कोने में, एक बॉडी सेंटर में, एक फेस में और एक एजेस में, क्या पूरा का पूरा एटम आ जाता है? तो ये गलत बात है। हमें पता है कि अगर कोई एटम कॉर्नर्स में आए किसी यूनिट सेल के, तो सिर्फ अंदर उसका कितना पार्ट आ आता है? 1/8 आ आता है। तो 1/8 पार्ट एक कोने में आया, दूसरे कोने में भी 1/8 आया, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, हर एक कॉर्नर में कितना आया? 1/8 पार्ट आ पाया। तो अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन देखें, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कॉर्नर्स, तो वो कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, वो होगा 8 इंटू ऑफ 1 कॉर्नर, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हमें 8 कोनों का देखना है तो 8 इंटू एक कॉर्नर का देख लेते हैं, क्योंकि हर कॉर्नर में 1/8 आएगा। तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 है, और ऐसे 8 है, तो 8 इंटू 1/8 कितना आ गया? 1 आ गया। तो अफेक्टिवली हम यही समझ सकते हैं कि 8 कोनों में अगर 8 एटम लगे और उनका 1/8 पार्ट लगे,
तो जैसे एक कोने में हो गया कंट्रीब्यूशन 1/8, दो कोने में हो जाएगा 2/8, तीन कोने का कुल मिला के होगा 3/8, पांच कोनों का कुल मिला के होगा 5/8, ऐसे छह कोनों का कुल मिला के होगा 6/8, आठ कोनों का होगा 8/8। फिर वही बात, किसी यूनिट सेल में अगर कुछ कमी है, एरर है, डिफेक्ट है कि उसके कुछ कॉर्नर में से एटम गायब है, तो हम एटम्स नहीं माइनस करेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे। मतलब अगर कॉर्नर से दो एटम गायब है तो 6 पे तो है, तब कितना आया 6 इंटू 1/8 आया। या बचपन के जैसे निकाल सकते हैं भाई, टोटल था 8 इंटू 1/8, दो गायब हो गए, दो का कंट्रीब्यूशन हटाया, 8 माइनस 2 कितना बन गया, 6 ही बन गया है। ठीक है, तो कॉर्नर्स का टोटल कंट्रीब्यूशन उतना ही होगा जैसे एक एटम का होता है। अब अगर हम बात करें बॉडी सेंटर का, तो बॉडी सेंटर की ये खूबी है कि पूरा का पूरा एटम आ जाता है। तो बॉडी सेंटर का कुल मिला के कंट्रीब्यूशन कितना है, एक है। अगर कोई एटम फेस में हो ना, फेस में, तो सिर्फ इसका आधा पार्ट आ पाता है। कितना पार्ट आ पाता है, हाफ। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 6 फेसेस अगर हम देखें तो वही होगा 6 इंटू 1 फेस। एक फेस से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, हाफ आ रहा है, आधा। तो कुल मिला के फेसेस से कितना है, 3 आ रहा है। अब अगर हम एजेस की बात करें, ये जैसे एजेस है, तो एजेस में कितना पार्ट आ पाता है, 1/4 पार्ट आ पाता है ना। तो ऐसे बना दिया मैंने, ये पार्ट कितना हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 पार्ट ही आ पाता है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन 12 एजेस का देखें अगर हम, 12 एजेस का, तो वो होगा 12 इंटू ऑफ 1 एज। एक एज में कितना एटम का पार्ट आ पाता है, 1/4 आ पाता है। तो कुल मिला के एजेस का कंट्रीब्यूशन कितना है, 3 है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 1/8, एक बॉडी सेंटर ही होता है, उसका कंट्रीब्यूशन टोटल 100% मतलब एक है। एक फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ है, ठीक है, और फिर एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 है। ऐसे ही 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हुआ 8 इंटू 1/8 मतलब 1, 6 फेसेस का कंट्रीब्यूशन हुआ 6 इंटू 1/2 मतलब 3, 12 एजेस का कंट्रीब्यूशन हुआ 12 इंटू 1/4 मतलब 3, और बॉडी सेंटर हुआ 1 इंटू 1 मतलब 1। अब हमें पता चल गया क्या क्या कंट्रीब्यूशन आने वाले हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं यूनिट सेल्स कितने तरह के बन सकते हैं, और साथ में उनके Z या इफेक्टिव एटम की वैल्यू भी निकालेंगे। इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल, इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कुल मिला के कितने एटम्स हैं। अगर हम बात करें यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं, क्रिस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिस्टल तो क्रिस्टल है, हमारे पास आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, ये होगा। अभी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ किसकी, यूनिट सेल की। यूनिट सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है मॉडिफाइड, जैसे हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं, उसमें कुछ सेंटर्ड हो जाते हैं ना, कहीं और लग जाते हैं। तो प्रिमिटिव का सबसे बढ़िया एग्जांपल है सिंपल क्यूबिक सेल, एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में एटम सिर्फ कहाँ होते हैं, 8 कॉर्नर्स में होते हैं सिर्फ। ठीक है, तो ऑब्वियसली 8 कॉर्नर्स में है, तो Z की इफेक्टिव वैल्यू कितनी आ गई, 8 कोने हैं, हर कोने में 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा, कुल मिला के 8 कोने हैं, तो 8 इंटू 1/8 मतलब इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1। मॉडिफाइड में सबसे पहले तो हमारे क्या आ गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आ गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, मस्ट है कि 8 कोनों में तो डालना ही है, तो 8 कॉर्नर्स होंगे और एक बॉडी का सेंटर होगा। ठीक है, 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आपने देखा 1 है, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन आपने देखा था 1 ही था, 1 + 1 2 आ जाएगी जेड की वैल्यू। फिर इसके बाद अगर हम देखें फेस सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब 8 कॉर्नर में तो है ही, साथ में 6 फेसेस में भी है, तो 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आया कितना 1, 6 फेसेस का आया 6 इंटू 1/2 मतलब 3, और एक और 3 कितना बन गया, 4 बन गया, ये हमारी जेड की वैल्यू हो गई। फिर हम पे है एज सेंटर्ड क्यूबिक या एंड सेंटर्ड क्यूबिक, 8 कॉर्नर के साथ 12 एजेस में भी होगा, 8 कॉर्नर्स का हो गया 8 इंटू 1/8, 12 एजेस का हो गया 12 इंटू 1/4, तो ये हुआ 1, यहाँ पे हुआ 3, कितने के बराबर, 4 के बराबर। तो अब हम सम अप कर लेंगे, Z की वैल्यू सिंपल क्यूबिक सेल के लिए कितनी है, 1 है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए कितनी है, 2 है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए कितनी है, 4 है, और एज सेंटर्ड क्यूबिक के लिए भी कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ये हमने Z भी देख लिया और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल भी देख लिए हैं। अब हम ये देखना चाहेंगे कि स्फेयर आपको पता है किस शेप का होता है, सॉरी एटम किस शेप का होता है, स्फेरिकल, और यूनिट सेल किस शेप का है, क्यूबिक। इनके बीच में कुछ रिलेशंस बननी चाहिए, वही हमें देखनी है। तो ये हो गया हमारा यूनिट सेल, ये हमारा क्या है, यूनिट सेल है। इसकी एज लेंथ कितनी है, ए है, इसकी एज लेंथ कितनी है, ए है, और मान लो इसमें कहीं एटम्स आ जाते हैं, अभी के लिए मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, इस एटम का रेडियस होता है आर। तो आज हमें क्या देखनी है, आज हमें देखनी है रिलेशन बिटवीन
एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ द एटम। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, और सिंपल क्यूबिक सेल एंड कीप इन माइंड में एक और चीज लूंगा यहाँ, डी जो होता है डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स, नेबरिंग एटम्स के बीच की दूरी कितनी है वो भी हमको देखना है। तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल देखें। सिंपल क्यूबिक सेल में क्या था, क्या हमने देखा कि इसमें कोनों में ही रहते हैं क्या एटम्स। इफ आई से दिस इज एज लेंथ ए, ओके, तो ये भी बच्चों एज लेंथ ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हमारी एज लेंथ है ए, ये भी ए है, वो भी क्या है ए है, बात एक ही है। अगर कॉर्नर्स में कोई एटम आते हैं तो वो जस्ट टिप को टच करते हैं ऐसे। अगर ये रेडियस आर है और ये रेडियस भी कितना है आर है, मैं खुद देख सकता हूँ ये 2r और ये a क्या होगा, सेम होगा, तो a की वैल्यू कितनी के बराबर आ गई, 2r के बराबर आ गई। दिस इज द रिलेशन इन सिंपल क्यूबिक सेल फॉर एज लेंथ एंड रेडियस। नाउ डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग सेल कभी भी आपको निकालना हो तो ये लिखे हुए कहते हैं d को 2r लिखना पड़ेगा। जैसे हम d को कितना लिख देंगे, 2r लिख देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम कितना होगा, 2r को हमने d लिखा, वो उतना ही होगा जितनी एज लेंथ है a। ठीक है, इतना आप याद रखें। फिर अगर हम देखें फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और हम देखें फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो कैसी बातें हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या है कि आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, बॉडी डायगोनल। ठीक है, बॉडी डायगोनल कैसा होता है, जैसे रूम का डायगोनल होता है इधर से लेकर उधर तक। तो बचपन में हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ द डायगोनल फॉर क्यूबॉइड होती है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आज ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा रूट 3 ए स्क्वायर, मतलब रूट 3 ए के बराबर। तो रूट 3 ए मतलब बॉडी डायगोनल कितने के बराबर होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बीच में तो पूरा आ जाता है, हाँ कि ना। मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, एक फेस की नहीं, अंदर की एक फेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अंदर तो पूरा आ गया, तो इतना हो गया 2r, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये है कॉर्नर्स वाले, ये अपने साथ लेके आएंगे r, वो भी अपने साथ लेके आएगा r। तो यहाँ पे रूट 3a 4r के बराबर हो जाएगा। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बस इतना याद रखना है कि बीसीसी में 4r जो है, जहाँ पे r है रेडियस ऑफ स्फीयर, वो फेस डायगोनल ना होकर बॉडी डायगोनल के बराबर है, और बॉडी डायगोनल होता है रूट 3a। फिर वही बात, 2r को हमें d लिखना है, तो 4r में 2 इंटू 2r छुपा है, तो 2 इंटू 2r हुआ, 2r को हमने d लिख दिया। ठीक है, 2r को हमने d लिख दिया, ये बराबर हो गया रूट 3a के। तो 2d कितने के बराबर आया, रूट 3a के बराबर आया। ऐसे फेस सेंटर्ड की बात करते हैं तो मैं ये एक फेस दिखा देता हूँ आपको। सपोज मैंने यही वाला उठा लिया, एक तो पूरा बीच में होगा 2r के साथ, कॉनिक्स का r होगा, इधर का भी r होगा। तो आप जैसे पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल निकालते थे, आज भी वैसे निकालना है। ये a है, ये a है, तो डायगोनल हो जाएगा रूट 2a। फेस से डायगोनल कितना होगा, रूट 2a, बॉडी डायगोनल रूट 3a होता है, और रूट 2a कितने के बराबर, 4r के बराबर। फिर वही चालाकी करनी है, 2r को d ले लेंगे, एक 2 बाहर और बचा 2r, उसे d ले लिया, तो रूट 2a कितने के बराबर आ गया, 2d के बराबर आ गया है। ठीक है, तो एक 3 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हमें एक नई टर्म से रूबरू होना पड़ेगा। वो नई टर्म क्या है, वो नई टर्म है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, देखो बेसिक सी बात है, हमें किसी यूनिट सेल में क्या भरना होता है, एटम्स को भरना होता है, क्योंकि यूनिट सेल तो हड्डी है, एटम्स है मास। ठीक है, ये तो मैंने ये देखा कुछ स्पेस तो खाली रह ही जाता है, कुछ स्पेस खाली रह जाता है। जितने भी आप एटम्स लगा लो, पर वो यूनिट सेल की सारी वॉल्यूम को तो ऑक्यूपाई कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ खाली रह जाती है। ठीक है, कुछ ना कुछ खाली रह जाती है, बस वही है पैकिंग एफिशिएंसी। कि अगर आप पे टोटल वॉल्यूम थी स्फीयर की कुछ, क्योंकि स्फीयर क्यूबिक शेप में है और एज लेंथ a है, तो टोटल वॉल्यूम हुई a क्यूब। इस स्फीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, ये यूनिट सेल होगा, है ना, सॉरी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल की एज लेंथ कितनी है, a है, और इसकी वॉल्यूम हो जाएगी a क्यूब। तो पूरी जो हमारी यूनिट सेल है उसकी वॉल्यूम का कितना पार्ट सारे के सारे एटम्स मिलके ऑक्यूपाई कर पाए हैं। ठीक है, यूनिट सेल की सारी वॉल्यूम देखी थी आपको a क्यूब, कि जितनी घेरनी है घेर लो, जितनी घेरनी है घेर लो। किसको कह रहे हैं, एटम्स को। एटम कितनी घेर पाया, उसी का फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी होता है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स ऊपर,
ठीक है, जो कि बराबर होता है, देखो एक एटम की वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और ऐसे इफेक्टिवली जेड एटम्स होते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स होगी जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे है ए क्यूब। इसको जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज लगाते हैं, हम पे पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है। पैकिंग एफिशिएंसी वो वॉल्यूम है जो एटम्स ने किसी यूनिट सेल की ऑक्यूपाई करी होंगी, जो बचे जाएगी, है ना, सारी तो ऑक्यूपाई कर नहीं पाएगा, वो कैसे निकलेगी, 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, वही हमारी वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड स्पेस होती है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे किसके लिए, फॉर सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। सिंपल क्यूबिक सेल में z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम इसके लिए निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी को PE लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स क्या होगी, z की वैल्यू तो है 1 इनटू एक एटम की वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, लगा देंगे 100, साथ में लगा देंगे यहाँ परसेंटेज। तो इन दोनों को जोड़ने वाली चीज क्या है, हमें पता है ए कितने के बराबर होता है, 2r के, 2r कितने के बराबर होता है, a के, यही लिखना है आपको। तो 4 नेचुरली 3 नीचे गया, पाई ऐसे रहने दिया, आर क्यूब ऐसे रहने दिया, 100 ऐसे रहने दिया, परसेंटेज ऐसे रहने दी, a को लिखा मैंने 2r, तो ये बन गया 2r का होल क्यूब। बच्चों आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होगा, 4 बचा, पाई बचा, 100 बचा, परसेंट बचा, 2 का क्यूब 8, 8 3 जा 24, आप इसे सॉल्व करना लगभग 52 परसेंटेज आ जाती है। और वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड स्पेस, ये तो पैकिंग एफिशिएंसी हुई, तो वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड स्पेस क्या होगा, 100 माइनस 52 मतलब 48% के बराबर। मेरे साथ एक दो यूनिट की गलती हो सकती है, इतना मुझे याद नहीं रहा था। और फिर उसके बाद अब हम देखते हैं बेटा बीसीसी के लिए, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक के लिए, हमें कीप इन माइंड ये याद रखना पड़ेगा कि बॉडी डायगोनल जो √3a होता है वो 4r के बराबर होता है। √3a कितने के बराबर होता है, 4r के बराबर होता है, ठीक है। तो √3a जैसे ही 4r के बराबर होता है, दोबारा रिलेशन बनाएंगे, और z की वैल्यू बीसीसी के लिए आपको पता है 2 होती है, तो पैकिंग एफिशिएंसी बना z की वैल्यू हो गई 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100, यहाँ पे लगा देंगे परसेंटेज, और नीचे ए क्यूब है ऐसे। अब आपको पता है ए क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू हो गई 4r/√3, वही लगाएंगे तो 8 पाई आर क्यूब हो गया इंटू 100 हो गया, साथ में परसेंटेज होगा, नीचे बचा 3, और ए की वैल्यू कितनी होगी 4r/√3, ठीक है। तो 4r/√3 इसका कर देंगे क्यूब, और इसको सॉल्व करेंगे, है ना, 4 का क्यूब 64 आ जाएगा, √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, 3 से एक पावर कैंसिल होगी, बाकी 3 ऊपर चले जाएगा, √3 आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होगा, लगभग ये 68 परसेंटेज आता है। और अनयूज्ड स्पेस भी आप निकाल सकते हैं, अनयूज्ड स्पेस वो 100 माइनस 68 लगभग कितना 32 परसेंटेज। ऐसे ही अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालें फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, पैकिंग एफिशिएंसी निकालें फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, तो दो बातें याद रखनी पड़ेगी। एक तो रिलेशन क्या है, √2a 4r के बराबर होता है, साथ में z की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, z की वैल्यू 4 है इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और आप समझदार बच्चे बन गए हैं, ए क्यूब की वैल्यू खोल के डाल देंगे, तो ए क्यूब होगा 4r/√2 का होल क्यूब, तो 4r/√2 का होल क्यूब, साथ में लगा देंगे 100, यहाँ पे लगा देंगे परसेंटेज, और जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे लगभग 74% के बराबर आएगा। अनयूज्ड स्पेस कितना आ जाएगा, 100 माइनस 74, ठीक है, तो लगभग कितना 26% के बराबर आ जाएगा। ये हमारा था पैकिंग एफिशिएंसी। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं यूनिट सेल पे बेस, ठीक है। जैसे हमने बोला एक कंपाउंड 3 एटम से मिलकर बनेगा ABC, ए कहाँ है, कॉर्नर्स में होना मस्ट है, बी है बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक में, और सी कहाँ है, फेस में है या कभी एज में होगा, तो हमें फॉर्मूला बनाना होगा। तो बस हमें कंट्रीब्यूशन देखनी है, ए कहाँ है, कॉर्नर्स में, कॉर्नर्स होते हैं 8, हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, सॉल्व करके आ गया 1। बी कहाँ है, बीसीसी में, बीसीसी का कंट्रीब्यूशन है 1। सी कहाँ है, फेस सेंटर्ड में, 6 फेस हैं, हर एक फेस में कितने सी के एटम होंगे, हाफ होंगे, तो ये 3 कट गया, तो हम पे A रेशियो B रेशियो C कितना आ गया, 1:1:3 आ गया। A के नीचे 1 लिखो, B के नीचे 1 लिखो, C के नीचे 3 लिखो, ऐसे हमें बनाने हैं। इसमें कभी कभार ये भी आ जाता है कि देखिए इन्होंने बोला इफ 2 एटम्स ऑफ A and 4 atoms of C, 4 atoms of C are missing, फाइंड फॉर्मूला, फाइंड फॉर्मूला आपको निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर 2 एटम एक ही मिस हुए, एक कॉर्नर में है, तो अब कितने एटम है,
एक है, क्योंकि कुल मिला के कॉर्नर में होते हैं 8 एटम्स, 2 तो हमारे मिस हो गई, बचे 6। तो ए कितने हैं? 6 हैं। और किस में है? कॉर्नर्स में। कॉर्नर्स में कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 आ जाएगा। बी को कोई हानि नहीं हुई। सी कहाँ है? फेस में। फेस कितने होते हैं? 6। और 4 एटम सी के मिस हुए, तो 6 में से 4 गए, बचे कितने? 2। हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, या आ गया 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। ए कितना है? 3/4, बी कितना है? 1, सी कितना है? 1। सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 4, इससे कैंसिल होगा। ए के साथ नीचे 3 आ गया, बी के साथ नीचे 4 आ गया, सी के साथ नीचे 4 आ गया। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं ना। इसके बाद क्या आता है हम पे? इसके बाद हम पे ये चीज आती है कि हम डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल को समझे। डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, किसी यूनिट सेल की डेंसिटी को हमें समझना है। डेंसिटी को ऑब्वियसली यहाँ से स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से हम डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग सेल को डिनोट करते हैं। डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल होती है स्मॉल डी, क्योंकि हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, बहुत छोटा होगा वो, तो हमेशा ध्यान रखें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आनी चाहिए वैल्यू। तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी आती है? Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। ठीक है, इस पे हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। डी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तभी आएगा जब ये जो जेड है, जेड तो प्योरली एक नंबर है ना, 1 2 3 4, ये तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एम हमारा एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, ये होना चाहिए बच्चों ग्राम पर मोल में। ए जो है हमारे पास ए क्यूब, ये है वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये सेंटीमीटर क्यूब में होनी चाहिए। और Na होता है एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23 एटम मॉलिक्यूल आयन। ठीक है, तभी डी आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। 2-3 बातें यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि या तो आपको Na पूछ लेगा, या तो M पूछ सकता है, या तो Z पूछ सकता है। Z मतलब नेचर बताने हैं आपको, है ना। या तो पहले वॉल्यूम पूछेगा, फिर इसका क्यूब रूट करके एज लेंथ पूछेगा, और या तो डेंसिटी ही पूछेगा। तो 5 इसमें एंटिटीज हैं, कैरेक्टर हैं, कोई 4 दिए रहेंगे, आखिरी 5वां पूछा जाएगा आपसे। अब यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान देने वाली क्या है कि ए जनरली रहता है पिकोमीटर में, बट क्योंकि हमें डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है, तो इसमें आगे 10⁻−10 जैसे ही लगा दोगे आप, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो ये -12 मीटर में कन्वर्ट होगा, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो वो 10⁻−10 सेंटीमीटर बन गया है। और एक दो बातें यहाँ पे क्या है, एक दो बातें यहाँ पे और क्या है कि जैसे आपका 1.86 आ गया, तो z को आपने 2 ही ले लेना, ठीक है। बट अगर आपका ऐसा आया 1.1, तो उसे आप 1 ही ले लेना। 3.4 आया तो आप उसे 4 ले लेना, और BCC या सॉरी FCC या ECC कह देना। ये चीजें हैं, है ना। कभी कभार इस क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे आता है कि आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पूछ लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, कितने यूनिट सेल्स होंगे इन एक्स ग्राम, ठीक है, या कुछ भी, है ना। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल को पूछने के 2 तरीके होते हैं, या तो हमें वॉल्यूम गिवन हो, तो वॉल्यूम गिवन हो और नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हो तो बहुत आसान है। गिवन वॉल्यूम ऊपर रख दो, क्योंकि वो बड़ी वॉल्यूम होगी, ठीक है। बड़ी वॉल्यूम ये है, इसे ऊपर रख दिया, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल नीचे रखा, जो कि छोटी वॉल्यूम है। तो मिलके आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल जाएंगे, क्योंकि सारी वॉल्यूम किसने बनानी है? यूनिट सेल्स नहीं बनानी है। मान लो एक यूनिट सेल की वॉल्यूम अल्फा है और ऐसे n है, तो n अल्फा मिलके क्या बनेंगे? टोटल वॉल्यूम v बनेंगे। और कभी कभार क्या गिवन होता है? मास गिवन होता है, क्या गिवन होता है? मास गिवन होता है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर हम पे एक यूनिट सेल है, क्या है? एक यूनिट सेल है, उसमें कुल मिला के जेड एटम्स है। कितने एटम्स हैं? जेड एटम्स है, और हर एक जेड एटम्स का मॉलिक्यूलर मास कितना है? m। तो अगर मैं बोलूं एक यूनिट सेल का फुल मास कितना है, तो आप बोलोगे सर एक यूनिट सेल में एटम कितने हैं? मैंने बोला जेड है। और हर एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना है? मैंने बोला m है। तो एक यूनिट सेल में कुल मिला के कितना मास होता है? mz के बराबर होता है। अब मान लो आपको मास गिवन है कुछ भी, है ना, तो मान लेते हैं स्मॉल m मास गिवन है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल दोबारा कैसे मिलेंगे? गिवन मास ऊपर, और mz मास कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे, ठीक है। ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, इतना आपको ध्यान रखना है। कभी कभार आपको यू भी पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन, जैसे कितने एटम्स होंगे देयर इन कुछ भी, अल्फा इंटू 10⁻25, है ना, एटम्स या मॉलिक्यूल कुछ भी ऐसे पूछ रहे हैं, तो आपको बस इतना याद रखना है यार
कि जब भी मॉलिक्यूलर मास होता है तो किसी भी चीज का 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब अल्फा × 10⁻25 होगा तो कितना होगा मास, तो वही मास निकाल लेंगे, है ना। तो ऐसे बहुत से वेरिएशन आ सकते हैं डेंसिटी में, ये सारे आपको याद रखने हैं। या फिर डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स भी पूछ सकता है, इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब हमने डेंसिटी डेंसिटी देखी तब हमें देखना पड़ेगा पैकिंग कैसे होती है, पैकिंग इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में पैकिंग किस तरह की होती है एटम्स की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे 2 डायमेंशनल, वही आपके लिए मेन है कि 2 डायमेंशनल पैकिंग कैसे होती है। तो एक तो होती है ऐसी, 1 डायमेंशनल में कोई फायदा नहीं है, 1 डायमेंशनल में सिर्फ एक लाइन होगी ऐसे, ठीक है। अगर आपको शुरुआत भी करना है 1 डायमेंशन से तो यहीं से कर लो शुरुआत। तो एक सिंपल सी आगे आगे लाइन जाएगी एक्स एक्सिस में, ये आपका 1 डायमेंशन है। ये होगा ए का कटायन, फिर होगा बी का अनायन, फिर होगा ए का कटायन, फिर होगा बी का अनायन, फिर होगा ए का कटायन, फिर होगा बी का अनायन, फिर होगा ए का कटायन, फिर होगा बी का अनायन। अगर मैं कहीं भी देखूं तो किसी भी कटायन या अनायन को, जैसे कि ये चीज है, इसको 2 बंदे घेर रहे हैं या 2 अपोजिट काउंटर आयन या एटम घेर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यही चीज होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है कि किसी गिवन एटम मॉलिक्यूल आयन को कितने घेर रहे हैं। तो यहाँ तो इमीडिएटली देखो नेबरिंग कितने घेर रहे हैं, 2 ही घेर रहे हैं यार, 2 का कांटेक्ट है ना। इनसे क्या मतलब है, मैं गोली मारूं से इसको भी इसको भी इसको भी, कांटेक्ट तो 2 का है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये 1 डायमेंशनल पैकिंग होती है। फिर आती है 2 डायमेंशनल पैकिंग। 2 डायमेंशनल पैकिंग अलग अलग तरीके की हो सकती है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगुलर पैकिंग, और यहाँ पे वर्ड से भी आपको मैं रूबरू कराऊंगा, ठीक है। ट्रायंगुलर पैकिंग, ट्रायंगुलर पैकिंग में क्या होगा, ऐसे 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 होगा, ठीक है। बीच में हो सकता है एक कटायन हो ऐसे छोटा सा, या तो कभी कभार वर्ड भी होती है कटायन भी होता है, मैंने बता रखा है आपको वर्ड में ही कटायन जाता है। तो ये एक सम सॉर्ट ऑफ कैसी वर्ड बन रही है, ट्रायंगुलर वर्ड बन रही है, ठीक है, ट्रायंगुलर वर्ड बन रही है। फिर क्या आ सकते हैं, टेट्रागोनल पैकिंग आ सकती है। टेट्रागोनल पैकिंग में क्या होता है, एक एटम ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, अंदर एक टेट्रागोनल टाइप की चीज बनती है। इसको हम टेट्राहेड्रल भी कह देते हैं या टेट्रागोनल भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे कैसा सा ट्रायंगुलर वर्ड था, वर्ड है खाली स्पेस है, और ये क्या है, टेट्राहेड्रल वर्ड है। फिर एक और आ जाती है जिसे हम बोलते हैं हेक्सागोनल पैकिंग, ऐसी वाली बेंजीन के जैसी है। बेंजीन तो नहीं है, साइक्लोहेक्सोन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे लेने पड़ते हैं, ठीक है। एक और ले लो ऐसे, और फिर तीसरी लेयर ऐसे लगती है ऊपर। तो आप घर में करना सीख के होते हैं आपने, ऐसे करना, तीसरी लेयर ऐसे लगती है, तो कुछ ऐसे हो जाता है बच्चों। देखो ये ऐसे काटा है यहाँ से, 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 अंदर सम सॉर्ट ऑफ ऐसी चीज बनती है। और केमिस्ट्री में इसे 6 फेस है, तब भी इसे ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको जनरल मैथ के बेस पे बताता है। ट्रायंगुलर पैकिंग होगी, टेट्रागोनल पैकिंग होगी या हेक्सागोनल पैकिंग होगी, बट बोलते से ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ठीक है। वर्ड कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगी। भगवान ने देखो कैसी नियति खेली, भगवान ने क्या बोला उसकी पहले तो बच्चों आपको ये याद होना चाहिए कि अनायन का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर होता है एटम का साइज, और सबसे छोटा साइज होता है कटायन का। अगर आपको क्रिस्टल लैटिस बनानी भी है, ठीक है, अगर आपको कोई क्रिस्टल लैटिस बनानी भी है तो इतना आपको ख्याल रहना चाहिए कि क्रिस्टल लैटिस बनेगी कैसे, कि ये हम पे आए पैकेजिंग ऐसे, है ना। ये जैसे आप मान सकते हैं सर्कुलर बेड है ना, ऐसे बेसिक सा ले लिया मैंने। ये हम पे वाइड, ये चीज क्या है, वाइड पे। वाइड्स को एक और चीज बोलते हैं इंटरस्पेशियल साइट, इंटरस्पेशियल साइट। अब बच्चों ये हम पे क्रिस्टल लैटिस, ये क्रिस्टल साइट, और क्रिस्टल साइट हमेशा बड़ा होती है वाइड से, दिख भी रहा है आपको। तो अगर हमें बिठाना भी है तो हम अनायन को बनाते हैं कहाँ पे, क्रिस्टल साइट में। कटायन कभी कभार इधर आ जाता है, ये तो कटायन का भी काम मन कहाँ करता है, वर्ड में रहने का करता है। तो हमेशा यहीं से डेटा से क्या पता चला कि अगर आपके अनायंस, अगर आपके अनायंस कुछ भी होते हैं, मान लो जैसे n होते हैं, अगर आपके अनायंस कितने होते हैं, n होते हैं, तो हमने देखा कि ऑक्टावॉइड भी n ही होती है। टेट्रावॉइड हमेशा ऑक्टा की दुगनी होगी, उल्टा चलता है ना। टेट्रावॉइड कितनी होती है, 2n होती है, ठीक है। और फिर इन्हीं वॉइड में कौन ऑक्युपाई करते हैं, कटायन ऑक्युपाई करते हैं, या तो पूरी तरीके से या तो पार्शियली, ठीक है। तो अनायन से हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करना, उतनी ही ऑक्टावॉइड मानना और उसके दुगनी टेट्रावॉइड मान लेना, ठीक है।
अब अभी मैं आपको दो तरह की पैकिंग बताई थी, ये वाली पैकिंग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP या FCC। और एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो बेंजीन वाला जैसा था, उसको बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर आप इसे ना देखो, ये तो आपको एक सिंगल लेयर लग रही, बट ऐसा नहीं है, ऐसी कुछ लेयर आगे 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 होंगी, कुछ लेयर ऊपर 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 होंगी, कुछ लेयर नीचे 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 होंगी, तो बहुत तरह की होती है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा आता है, जैसे एक एटम है, तो आपको पता चल रहा है इसको जमीनी तौर पे तो चार घेर रहे हैं, फर्शी तौर पे ऊपर की तरफ चार घेरेंगे, इधर भी चार घेर सकते हैं या इधर भी घेर सकते हैं। तो असली में डेटा से ये पता चला CCP या FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और वहीं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 18। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 18 होता है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, इन पे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी देखेंगे। दो तीन बातें और बताते चलो, ठीक है। वैसे ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता की आपको कोई बात नहीं है, ये सारे लेक्चर क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता की आपको कोई बात नहीं है। अब मैं आपको क्या बताना चाहूंगा कि वर्ड भी ना स्पेरिकल निकली है। कैसे निकली है, स्पेरिकल। तो जरा मैं आपको समझाऊं मैं क्या डील कराना चाह रहा हूँ आपको किन चीजों से, कि जैसे ये तो हम पे क्या हूँ, स्पेयर हो, और यहाँ पे इनकी जो वर्ड है वो भी कैसी है, स्पेरिकल है। ये हमारे एटम्स है, वो हमारी वॉइड है, और दोनों ही कैसे स्पेरिकल है। वॉइड का जो रेडियस है, वॉइड का जो रेडियस है उसको स्मॉल आर बोलो, ठीक है। और ये जो एटम है इसका रेडियस कैपिटल आर बोलो। तो इनके बीच में भी कुछ रिलेशन बनती है फॉर टेट्रावॉइड एंड फॉर ऑक्टावॉइड, है ना। कीप इन माइंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ वॉइड। तो यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होता है लगभग 0.212 के समथिंग, ऐसे कुछ चलता है। और यहाँ पे स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होता है 0.414 के समथिंग। ऑक्टा में ज्यादा होता है, टेट्रा में कम होता है ना। ये सारी चीजें थोड़ी बहुत आपको याद रखनी पड़ेंगी। हमने सारी चीजें देख ली, कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक कंपाउंड जो है दो एटम से मिलकर बना, एक्स एंड वाई। भाई एक्स ऑक्युपाई कर रहा था, या तो पूछ लेते हैं FCC, क्या बोलते हैं CCP, क्या बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और वाई के बहुत वेरिएशन कर लेते हैं। तो वाई एक बार क्या करता है, 2/3 ऑफ ऑक्टावॉइड को ऑक्युपाई करता है। फिर हम बोल देते हैं एक बार करता है 1/3 ऑफ टेट्रावॉइड। ठीक है, पहले दो ये देख लो, फिर बाकी और करेंगे, है ना। तो हमें फॉर्मूला बताना होता है। तो आप याद रखो, कोई भी चीज, कोई भी आयन अगर फेस एंडेड क्यूबिक, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मतलब लैटिस को ऑक्युपाई कर रहा है, तो लैटिस को हमेशा अनायन ऑक्युपाई करता है। और वॉइड में हमेशा कौन जाता है, कटायन जाता है। तो एक्स हो गया अनायन, वाई क्या हो गया, कटायन। यहाँ पे भी ऐसे चलता है, हमेशा आपको इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी पड़ती है। जैसे मैं पहले ले लूं तो आप हमेशा अनायन से शुरुआत करेंगे। तो लेट बी अनायन, तो हमारे अनायंस हैं, हमें नहीं पता चार्ज क्या है, तो अभी तो हम सिंगल मान लेते हैं। इस अनायंस को आप n मान लो, तो आपके ऑक्टावॉइड कितने हो गए बच्चे, ऑक्टावॉइड आपके कितने हो गए, जितने अनायन होते हैं n। टेट्रावॉइड इसके क्या हो गए, 2n हो गए। ठीक है, बस अब कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं पहला और दूसरा। देखो क्वेश्चन कैसे होता है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन ऐसे होता है कि जैसे पहले वाले में क्या है, भैया ए का एक्स माइनस का कंट्रीब्यूशन तो कितना आया, n आया। y जो हमारा कटायन है उसका कंट्रीब्यूशन कितना आया, वो 2/3 ऑफ ऑक्टावॉइड को ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो 2/3 ऑफ ऑक्टावॉइड, ऑक्टावॉइड कितनी है, n। ठीक है, इनका रेशियो निकालेंगे, x रेशियो y, n से n कटेगा, 2 रेशियो 3 आ गया। सीधा लिखना है x के नीचे 2, y के नीचे 3, ये आपका आंसर हो जाता है। ऐसे अगर दूसरा करें तो x नेगेटिव क्या है, n है। y पॉजिटिव कितना है, 1/3 ऑफ t वॉइड है, t वॉइड 2n है। ठीक है, अब रेशियो निकालेंगे, x रेशियो y, n से n कैंसिल होगा, ये भी 2/3 आ गया है। इसमें भी क्या हुआ, x2/3 आ गया। अब कभी कभार ऐसा होता है कि मेटल कटायन 2 से ज्यादा होते हैं, अनायन एक ही होगा, जैसे ऑक्साइड हो गया, मेटल कटायन 2 से ज्यादा होते हैं। ऐसे हम देख लेते हैं, एक ऑक्साइड बना है या एक कंपाउंड बना है 3 चीजों से, सोडियम से, पोटेशियम से, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन CCP में, ठीक है, सोडियम ने 2/3 ऑफ O वाइड ऑक्युपाई कर रखी है, पोटेशियम ने 2/5 या 3/5 ऑफ T वाइड ऑक्युपाई करी है। और हमें बोल देते हैं कि आप फार्मूला बनाइए इन चीजों का। काफी आसान है फार्मूला बनाने, इसका क्या करना है, जो भी अनायन होता है आपको पता है पोटेशियम और सोडियम, वहां से भी नहीं पता चलता तो ये देख लिया करो कि CCP FCC कौन ऑक्युपाई कर रहा है, वही अनायन होगा। तो O ऑक्युपाई कर रहा है, O को N मान लेंगे,
ठीक है, ओ ऑक्साइड आयन है ये, ठीक है। तो ऑक्टावॉइड एन हो जाएगी, टेट्रावॉइड 2n हो जाएगी। सोडियम प्लस का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, 2/3 ऑफ ऑक्टावॉइड, ऑक्टावॉइड n है तो 2/3 ऑफ n हो जाएगा। पोटेशियम प्लस का देख लेते हैं, 3/5 ऑफ टेट्रावॉइड तो वो तो 2n है। अब इन सब का रेशियो निकालते हैं। मेरी हमेशा आदत क्या है कि मेटल कटाइन को पहले रखो, होता भी ऐसी है, Fe पहले आता है, O बाद में आता है, H2 पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है ना। तो सोडियम फिर पोटेशियम फिर ऑक्सीजन, रेशियो निकालेंगे इन सबका। सोडियम का 2n/3 आया, पोटेशियम का 6n/5 आया, ऑक्सीजन का n आया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपको कोई नंबर लाना है जो तीनों का मल्टीपल हो, 3 और 5 का, तो 15 है, वो कौन है 15। तो 2/3 को 15 से करो, 6/5 को भी 15 से करा, और इसको भी 15 से करा, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, तो ये आया 10, वो आया 18, वो आया 15, किसी से नहीं जाएंगे, ऐसे आ जाएगा। तो सोडियम के नीचे 10, पोटेशियम के नीचे 18 और ऑक्सीजन के नीचे 15, तो Na 10, K 18, O 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग याद रखेंगे। और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम पे एक ही चीज बचती है जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, सॉलिड बैंड थ्योरी और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, कर्नल थ्योरी के बारे में, कर्नल थ्योरी के बारे में। कर्नल थ्योरी हमें क्या बोलती है कि बेसिकली दुनिया में जो भी मैटर है उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, कि ऐसे कि लोहा है वो कंडक्टिव है, इंसुलेटर है वो क्या है सेमीकंडक्टर, मतलब इंसुलेटर क्या है नॉन कंडक्टिव है, सेमीकंडक्टर जो है थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी करता है, इतने अच्छे से नहीं करता, बट सब में ही इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा क्यों हो जाता है कि कुछ तो कंडक्टिव बन जाते हैं और कुछ नहीं बन पाते हैं। कर्नल थ्योरी ने वही एक्सप्लेन करा कि क्यों कुछ मटेरियल क्या होते हैं कंडक्टिव होते हैं जैसे मेटल है, और कुछ नॉन कंडक्टिव होते हैं जैसे माइका, ग्लास, इंसुलेटर है, और कुछ सेमी कंडक्टिव होते हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए। तो कर्नल थ्योरी ने वही एक्सप्लेन करा। पहले आपको बात समझनी पड़ेगी कुछ चीज, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दुनिया में हर कोई एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी मटेरियल के, चाहे वो मेटल हो, सेमीकंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, मेटालॉइड हो, कुछ भी हो, उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से भी कुछ ऐसे हैं जो फ्रीली मूव करते हैं मेटल के सरफेस के अंदर, बहुत आसानी से मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ऐसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन सबसेट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। कुछ ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कर्नल थ्योरी के समझिए कि क्या चीज होती है। उनके दो तरह के बैंड्स होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। थोड़ी के लिए आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। वैलेंस बैंड नीचे होता है, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ये वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, और एक यहाँ पे एनर्जी गैप होता है डेल्टा ई जी। ठीक है, इसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये चीज होती है। अब एक सिंपल सी बात क्या है, दो तरह के बैंड है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड होता है लोअर मोस्ट बैंड, लोअर मोस्ट बैंड। कंडक्शन बैंड होता है अपर मोस्ट बैंड, ऊपर वाला है। वैलेंस बैंड है नीचे वाला। इन सबको हमने रखा हुआ है एनर्जी के बेस पे, प्रोग्रेसिव एनर्जी के बेस पे, कि ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो जो वैलेंस बैंड है उसकी लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी, और कंडक्शन बैंड की है हाईएस्ट एनर्जी, कंडक्शन बैंड की होती है हाईएस्ट एनर्जी। वैलेंस बैंड कैन नेवर बी एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं होता। मतलब ये इंसुलेटर के लिए भी एम्प्टी नहीं होगा, सेमीकंडक्टर के लिए भी एम्प्टी नहीं होगा, और मेटल के लिए भी एम्प्टी नहीं होगा। अच्छा, तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है जनरली कब, एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस में ये क्या होता है, एम्प्टी होता है। अब अगर हम ये देखें तो एक्चुअली में जो कंडक्टिविटी होती है या कुछ इलेक्ट्रॉन जो करंट क्रिएट करते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस बैंड के होते हैं या कंडक्शन के, वो कंडक्शन के होते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वही
कंडक्टिविटी या करंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हेयर इलेक्ट्रॉन क्रिएट करंट, यहीं के इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, करंट बनाते हैं। तो क्या सर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले से होता है, नहीं, एक प्रोसेस होती है जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, एक्साइटेशन होती है इधर की तरफ। वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड पहुंच जाते हैं। सारे नहीं पहुंचते, कुछ पहले भी दम तोड़ देते हैं, ऐसे नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। और किसी में तो बहुत क्लोज होते हैं, जाना ही नहीं पड़ता, वो वैलेंस में भी होते हैं, कंडक्शन में भी होते हैं। उन्हीं के बेस पे कर्नल थ्योरी आई है। थोड़ा ये भी देख लो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, कि वैलेंस बैंड का सबसे ऊपर वाले लेवल और कंडक्शन बैंड का सबसे नीचे वाले लेवल के बीच का एनर्जी गैप है हमारा क्या, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन अपर मोस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड लोअर मोस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, उनके बीच का गैप होता है हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इसी के बाद हमें और क्या समझना है, अब हम उस घड़ी आ गई हैं कि हम मेटल सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली देखिए, मेटल में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या करता है, ओवरलैप करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एफर्ट ही नहीं लगाना, तो एकदम से यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। किसके केस में सर, मेटल के केस में। इसका मतलब सर एनर्जी गैप कितना होगा, 0 होगा। मतलब यहाँ पे क्या सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी, सारे ही इलेक्ट्रॉन क्या है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो करंट क्रिएट कर सकते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग करंट। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप हो किसी में, उसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। थोड़ा सा गैप हो, कंडक्शन बैंड ये है, सॉरी वैलेंस बैंड ये है, कंडक्शन बैंड ये है, थोड़ा सा एनर्जी गैप है। ये जो एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक हमारी एनर्जी की यूनिट होती है। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज होता है, पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज होता है, वर्क हो गया पोटेंशियल इनटू एनर्जी, पोटेंशियल इनटू सॉरी चार्ज, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो वर्क डन को क्यूवी भी लिख सकते हैं, आज मैंने ईवी लिख दिया है। तो ये जो एनर्जी है बहुत सा कम है, इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाते हैं आसानी से, इसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और इंसुलेटर में दम तोड़ देते हैं, वो पहुंच नहीं पाते, ठीक है। कंडक्शन बैंड बहुत ऊपर होता है, वैलेंस बैंड बहुत नीचे होगा, बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है। ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन पहुंचा 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 यहाँ तक पहुंचा, दम तोड़ दिया, नीचे गिर गया, तो यहाँ पे नो कंडक्शन, सबका सब इंसुलेशन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। सेमीकंडक्टर जनरली ग्रुप 14 के होते हैं। कौन कौन, कार्बन मत लेना, काशी गए संत प्रभु, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, टिन और प्लम्बम लेड। कार्बन मत लेना, है ना, उसका इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोज होता है, तो इसलिए वो सेमीकंडक्टर नहीं बन पाया। सिलिकॉन ले सकते हो आप, है ना, सिलिकॉन बढ़िया है, जर्मेनियम ले सकते हो, ये सारी चीजें। तो सेमीकंडक्टर मिलता है ग्रुप 14 से, जैसे सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। सिलिकॉन का जो डेल्टा ईजी होता है वो लगभग कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम का उससे भी कम होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दोनों ही 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम है, इतना आपको याद रखना है। ना अब हम कर्नल थ्योरी के बेस पे इन चीजों को समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी एक तरह के डिफेक्ट के अंदर आता है, उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, वही हम लोगों को समझना है। तो आज थोड़ा हम किसके बारे में बात करना चाहेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में बात करना चाहिए। सेमीकंडक्टर हमें मिलता कहाँ से है, ग्रुप 14 से मिलता है। कौन कौन है, पर्टिकुलरली सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम ले सकते हैं। सिलिकॉन 14 होता है और 14 में 18 और मिला दो, ठीक है, तो आपको जर्मेनियम मिल जाता है। सेमीकंडक्टर भी 2 तरह के होते हैं, एक होती है प्योर फॉर्म और एक होती है मॉडिफाइड फॉर्म। हमने मॉडिफाई करा है उसे समय के साथ, ठीक है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे हम बोलते हैं प्योर फॉर्म, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो होती है हमारी इम्प्योर फॉर्म या डोप्ड फॉर्म, इम्प्योर या डोप्ड फॉर्म। अभी 2-3 इसमें टर्म्स आएंगे, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इंट्रिंसिक प्योर होता है, मतलब हमने प्योर सिलिकॉन ले लिया या प्योर क्या ले लिया, जर्मेनियम ले लिया, ठीक है, इनका हमने जो प्योर फॉर्म लिया उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे हमने सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके चारों तरफ और भी सिलिकॉन होंगे, एक ही सिलिकॉन थोड़ी होगा, वो भी अपने अपने साथ क्या लाए, इलेक्ट्रॉन्स लेके आए,
और उन्होंने बॉन्ड बनाया कोवेलेंट बॉन्ड, और इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक अरेंजमेंट, है ना, प्योर टाइप की है बिल्कुल, इससे नीरस मतलब साफ प्योर कुछ हो ही नहीं सकता, फायस है। यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही लो होती है, बहुत ही लो होती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज एट रूम टेम्परेचर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबके सब देखो बॉन्ड बनाने में जुड़े हुए हैं, कोई भी फ्री नहीं। देयर इज लो फ्री चार्ज कैरियर, बहुत कम फ्री चार्ज यहाँ क्या होते हैं, कैरियर होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी बहुत कम है। कंडक्टिविटी का अंदाजा बताऊं कितनी कम है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस में 2-3 डिग्री बढ़ जाता है, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस के अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है 10 की पावर 9, मतलब 1 करोड़ में सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक हो पाता है। कितना बॉन्ड ब्रेक होता है? अब खुद ही सोचो, 1 करोड़ में एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो कितने कम फ्री चार्ज कैरियर निकलेंगे और कितनी कम वो कंडक्टिविटी क्रिएट करेंगे। इसलिए करंट होता है माइक्रो एम्पियर में, बहुत कम होता है, 10 की पावर -6 एम्पियर होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे हमें यह अंदाजा भी करना चाहिए कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब देखिए किस किस के बीच में बना हुआ है। हम पे होता है इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ से एक पॉजिटिव रीजन कैप्चर करके रखता है, उस पॉजिटिव रीजन को बोलते हैं होल। उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस का यहाँ पे होगा, प्लस का यहाँ पे होगा, दोनों न्यूट्रल होंगे, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मैं इसी बॉन्ड के तोड़ने की बात कर रहा हूँ। जब ये बॉन्ड टूटेगा कुछ होल निकलेंगे, कुछ क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। होल प्रोटॉन नहीं है, होल इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल क्या है? वैकेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन एक जगह थोड़ी है, यहाँ से भाग जाएगा अगर किसी दिन, तो यहाँ से गया तो यहाँ होल बन जाएगा, और जहां आया वहीं इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ऐसी चीजें होती हैं। तो अभी के लिए बस इतना समझो, होल क्या है? इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी। यही बोल रहा था मैं कि 10 की पावर 9 जो 1 करोड़ बॉन्ड है, उनमें से एक बॉन्ड टूटा, एक होल निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, और इन्होंने कंडक्टिविटी करी, बहुत लो कंडक्टिविटी है। एक और बात याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। इसे हम नंबर डेंसिटी भी कहते हैं, कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है और यूनिट वॉल्यूम में कितने होल हैं, दोनों में बराबर होंगे। क्योंकि जब भी बॉन्ड टूटेगा तो इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर में होल निकलेंगे। ये सारी बातें थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अब अगर हम बात करें किसकी? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो उसके लिए पहले हमें एक प्रोसेस पढ़नी पड़ेगी, डोपिंग। हमारे साथ नुकसान क्या हो रहा था कि जो हमारे प्योर ये इंट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर थे, उनकी नॉर्मल टेम्परेचर में कंडक्टिविटी क्या थी? बहुत कम थी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा भी दे रहे थे तो इतने एप्रिशिएबल क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन और होल पैदा नहीं हो पा रहे थे जितना हमने प्रेडिक्ट करा था। और कभी कभार तो ऐसा भी केस हुआ कि हमने इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया कि वो मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद तो उसका सारा इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो गया? खराब हो गया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, ट्रांजिस्टर, मॉडर्न, ये सारी चीजें में, प्रोसेसर, एसओसी में हमारे सेमीकंडक्टर का यूज बढ़ गया, तो हमने कुछ ऐसा उपाय निकाला कि टेम्परेचर भी ना बढ़ाना पड़े और नॉर्मल टेम्परेचर में भी क्या हो जाए, बहुत से ज्यादा फ्री चार्ज कैरियर हम पे अवेलेबल हो। उसके लिए हमने डोपिंग करी। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग होती है एडिशन करना, किसका? फॉरेन एटम्स का, एडिशन ऑफ फॉरेन एटम्स इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ नेटिव एटम, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसा अलॉय होता है। अलॉय में क्या करते हैं हम? जैसे आयरन होते हैं, आयरन की क्रिस्टल लैटिस है, उसी में हम एक कार्बन डाल देते हैं। कार्बन से इसकी ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना, और ये रेजिस्टेंट टू केमिकल हो जाता है, हीट, फायर, तो स्टील बनता है। ऐसे यहाँ पे भी है। डोपिंग में क्या करना है? हम पे बहुत सारे सिलिकॉन है, करोड़ों सिलिकॉन एटम्स है, उनमें एक हम फॉरेन एटम इंट्रोड्यूस करा दें। वो तभी इंट्रोड्यूस हो पाएगा क्योंकि साइज लगभग क्या सेम है, इसलिए उसकी क्रिस्टलिटी में बैठ जाएगा। ये चीजें, एडिशन ऑफ फॉरेन एटम्स इन क्रिस्टलिटी ऑफ नेटिव एटम। इससे हमारे क्या फायदा हुए? एक तो कंडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है, और देखो आप क्या फायदा है मैं आपको बताता हूँ। ये जनरली हम करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, मतलब मिलियन होते हैं 10 की पावर 6, मतलब 10 लाख। 10 की पावर 5 1 लाख होते हैं, तो 10 लाख में एक डालना है आपको। 10 लाख अगर नेटिव एटम है सिलिकॉन और जर्मेनियम के, तो उसमें एक हम डोपिंग वाला एटम डालेंगे ना। ये डोपिंग दो तरह की होती है, या तो हम ग्रुप 13 की डालें या तो हम ग्रुप 15 की डालें। एंड कीप इन माइंड, इंट्रिंसिक जो था वो ग्रुप 14 का था, मतलब उनमें 4 इलेक्ट्रॉन है,
तो 4 इलेक्ट्रॉन में या तो ग्रुप 13 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वाला डालेंगे, या तो ग्रुप 14 5 इलेक्ट्रॉन वाला डालेंगे। अब देखिए ग्रुप 13 वाले को नाम ही जाएगा इसका ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहेंगे, ग्रुप 15 वाले को बोलेंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, उसको ट्राइवेलेंट और इसे क्या बोलेंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहेंगे। अब जरा समझिए क्या चीज है। ग्रुप 13 ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहां से आ गई, जैसे बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सारी चीजें। ग्रुप 15 फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है, बैंगन, आलू, गोभी, इन थैला नाना पाटेकर सब्जी बेचेगा, ऐसे चलती हैं चीज। अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैं पहला बता देता हूँ आपको, दो हैं। पहले देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ये कैसा आएगा देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें क्या करना है ग्रुप 13 डालना है, किसमें ग्रुप 14 में, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करना है ग्रुप 14 में ग्रुप 15 डालना है। जरा देखो कैसे, मैंने लिया है यहाँ सिलिकन, इधर भी 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 ऐसा। इन सब में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली बीच वाले पे भी 4 इलेक्ट्रॉन। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ डोपिंग कराने जा रहा हूँ ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 का कोई उठा लो, एल्यूमिनियम उठा लिया, यहाँ एल्यूमिनियम रखा। एल्यूमिनियम अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा 3, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अभी मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या होता है, होल, होल को ऐसा गोला बना दो, होल होता है पॉजिटिव। देखो ये तो बॉन्ड बन गया, बहुत बढ़िया, ये तो बॉन्ड बन गया, बहुत बढ़िया, ये बॉन्ड बन गया, बन गया, ये नहीं बना बॉन्ड, ये दिक्कत हो गई। ऐसे देखो सिलिकॉन की जगह यहाँ क्या डालो, कुछ भी डालो, एंटीमनी डाल दो, एंटीमनी अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये रहा। देखो एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड बन गया। बॉन्ड के बनने से इलेक्ट्रॉन कैद हो जाता है, वो फ्रीली नहीं घूम सकता। अगर वो फ्रीली घूम नहीं पाएगा तो वो कंडक्टिविटी भी क्रिएट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, एक्स्ट्रा है, यही इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी करता है। अभी देखो मैंने टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाया है, टेम्परेचर भी फिक्स है, 25 ही है, बट फिक्स टेम्परेचर में भी मेरे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से है। अब मेरे को बॉन्ड तोड़ने का वेट नहीं करना, अब मैं बॉन्ड तोड़ने का मोहताज नहीं हूँ, अब मैं कंडक्टिविटी बिना बॉन्ड तोड़ के भी अचीव कर सकता हूँ। इसलिए इसे एन टाइप या नेगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिना टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हुए हम एक नेगेटिव चार्ज की कंडक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं, करंट क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे यहाँ देखो पॉजिटिव टाइप की कंडक्टिविटी हो जाएगी, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है नहीं, और तभी भी हम डोपिंग की वजह से हमने क्या करा फ्री चार्ज कैरियर्स को क्रिएट कर दिया, यहाँ होल और यहाँ इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पहली बात ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक होल ज्यादा है तो नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हुए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज्यादा हुए, इसका करंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर। ये हमने ग्रुप 14 पढ़ा। अब हम इस चीज पे जाएंगे कि बहुत से ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं कि जिनको अगर हम हीट करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और जिनको अगर हम दबाएं तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे दो तरह के क्रिस्टल होते हैं, एक तो पायरो क्रिस्टल होता है और एक होता है पीजो क्रिस्टल। पायरो क्रिस्टल और पीजो क्रिस्टल, पायरो क्रिस्टल और पीजो क्रिस्टल। पायरो मतलब ब्रेक में होता है टेम्परेचर, पीजो मतलब होता है प्रेशर, स्ट्रेस। तो एक क्रिस्टल हम पे पीजो क्रिस्टल, उसको हमने दबाया, प्रेशर की वजह से क्या हुआ, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई या हीट प्रोड्यूस हो गई। ऐसी पायरो है एक ऐसा क्रिस्टल, उसे हीट करा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। पायरो क्रिस्टल के भी बहुत से एग्जांपल है, पीजो क्रिस्टल के भी बहुत से एग्जांपल है। पायरो का सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्वार्ट्ज, पीजो का सबसे बढ़िया एग्जांपल है रोचेल सॉल्ट, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हमने थोड़ा बहुत मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में समझना है। बेसिकली मैग्नेटिक कैरेक्टर दो तरह का होता है, अभी आप दो समझ लो फिर आगे बताता हूँ। दो कौन कौन सा होता है, एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। देखो डायामैग्नेटिक तब होगा जब ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड अप, और पैरा तब होगा जब कुछ ना कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ क्या हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन।
इसके बाद फेरो भी होता है। फेरो पैरा का भाई है। लार्ज नंबर में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, बहुत लार्ज नंबर में क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। डाई की सबसे खास बात क्या है कि जैसे मैंने डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा और यहाँ पे हम पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और साउथ, तो डाया क्या करता है, इससे मैं दूर भागना चाहता है तो इसे रिपेल कर देता है फिर। ठीक है, रिपेल हो जाता है ये क्या हो जाता है, रिपेल होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, नफरत होती है इससे। पैरा में क्या होता है, पैरा वाला अपने से एक दो को पास होने देगा, एक दो को, मतलब ये क्या हो गया, वीकली अट्रैक्ट हुआ, वीकली अट्रैक्ट हुआ। फेरो क्या होगा, फेरो बहुत सारे को अपने से पास होने देगा, बहुत सारों को अपने से पास होने देगा, एक को भी, दो को भी, तीन को भी, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। बाकी दो मैंने आपको और बताए हैं, फेरो और एंटी फेरो, उनको भी आप देख लेना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फेरो का एग्जांपल याद रखना, कौन कौन है, आयरन है, ये है। डाया का एग्जांपल याद रखना, जिंक है। पैरा का एग्जांपल याद रख लेना, निकल है। ठीक है, ये दो तीन बातें याद रखना। और अब मेन बात क्या है, अब हमें देखना है सॉलिड्स में कितने तरह के डिफेक्ट होते हैं। तो मेन चीज क्या है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, सॉलिड में कितने तरह के डिफेक्ट होते हैं, ये हमारी मेन चीज है। सॉलिड में बेसिकली दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट मतलब क्या है, देखो डिफेक्ट मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट खराब हो जाना, एक प्रॉपर अरेंजमेंट चलती है ना, ए के बाद बी। कौन सा डिफेक्ट है, सॉलिड कौन सा है, क्रिस्टलाइन है। जो हमारे पास की तो गलियां कब की छोड़ दी थी, अब कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में दो तरह के डिफेक्ट होंगे, पॉइंट डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट। या तो पूरा मोहल्ला ही बर्बाद हो, या एक घर में बर्बाद बच्चा पैदा हो जाए, ठीक है, राक्षस। तो लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, पूरी लाइन डिफेक्टिव हो, अजीब सी अरेंजमेंट हो। या तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है, पूरी लाइन में सिर्फ एक ही दांत खराब हो जाए, पूरे के पूरे दांत खराब हो जाए, या एक दांत खराब हो जाए। लाइन डिफेक्ट में पूरी लाइन के एटम्स बेकार तरीके से अरेंज होंगे, इस सिलेबस में नहीं है, काट दो इसे। सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट है जिसमें जरा सा डिफेक्ट आए। पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का ध्यान से समझना आप लोग। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है, इसे एक और चीज बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। फिर हम पे आता है एक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर एक आता है हम पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट अभी हमने देखा, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। अब हमें दो पढ़ने हैं पॉइंट डिफेक्ट में, स्टोइकोमेट्रिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। वो शुरू करेंगे, लाइन डिफेक्ट हमारे कोर्स में नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात है किसके बारे में, हम पॉइंट डिफेक्ट के अंदर पहले पढ़ने जा रहे हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, या जिसे हम थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहते हैं। अब एक बेसिक सी बात है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है कि हेयर स्टोइकोमेट्री मतलब रेशियो ऑफ कटाइन एंड अनायन बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट, बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट इज द सेम। मतलब कटाइन अनायन की रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी सहूलियत के लिए कटाइन अनायन सेम लेता हूँ, बट ऐसा जरूरी नहीं है, अलग भी हो सकते हैं। कटाइन दुगने हूँ, अनायन तिगने हूँ, ऐसा हो सकता है, बट मैं सेम लेता हूँ, आप भी ऐसा समझिए। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में कटाइन अनायन की रेशियो बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट क्या रहती है, सेम रहती है। इसमें हमें दो समझ लें, एक है हमको शॉर्टकी डिफेक्ट और एक है फ्रैंकल डिफेक्ट। एक है शॉर्टकी डिफेक्ट और एक है फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की भी है, फ्रैंकल भी है, जरा समझो क्या है। आगे देखिए शॉर्ट की में क्या है, मैंने ये कुछ चीजें बना दी, ये है
देखो शॉर्ट की में क्या है, पहले मैं आपको बिफोर की कंफिग्रेशन बताता हूँ। ए प्लस था, बी माइनस था, ए प्लस था, बी माइनस था, ए प्लस होगा, बी माइनस होगा, ए प्लस होगा, बी माइनस होगा। यहाँ पे भी पहले तो यही था, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ठीक है, ये चीज है। अब इसके बाद क्या हो वो ये बताते हैं। हुआ क्या, मैंने मान लिया दोनों ही केस में 10 मेरे पास कटायन है और 10 मेरे पास अनायन थे स्टार्टिंग में। शॉर्ट की में क्या हुआ, शॉर्ट की में एक कटायन यहाँ से गायब हो गया और एक अनायन यहाँ से गायब हो गया। इसके परिणाम क्या हुए, क्या इसके परिणाम पड़े, अब एक कटायन कम हो जाएगा तो हम पे 9 कटायन रहेंगे, एक अनायन कम हो जाएगा तो 10 में से एक कम हो गया, 9 अनायन रहेंगे। अभी बताओ रेशियो कितनी है कटायन अनायन की, 10 रेशियो 10 कितनी है, 1 है। अब बताओ रेशियो कितनी है, 9 रेशियो 9, अब भी कितनी है, 1 है। इसलिए ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आया है क्योंकि रेशियो बिफोर एंड आफ्टर सेम ही है, पहले भी 1:1 था और यहाँ पे भी 1:1 ही है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि रेशियो रिमेन सेम। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे देखो इक्वल नंबर में कटायन और अनायन गए, अभी तो ये चले गए, फिर एक बी माइनस यहाँ से चले जाओ और यहाँ से चले जाए, अब 8/8 तभी भी 1 आएगा। तो पहली बात क्या, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, भाग ही गए, वापस आने का कोई चांस नहीं है, कहीं आता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ भाग गए हैं, मतलब इस क्रिस्टल में तो है नहीं, अब यहाँ से पता नहीं कहाँ चले गए। तो इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन भाग गए। अब कटायन और अनायन का कुछ तो साइज होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल में, तो अगर हम देखें डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, इस क्रिस्टल को एक आइसक्रीम का डब्बा मानो, तुम उसमें से आइसक्रीम निकालते जा रहे हो बट उसकी इस वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है मतलब मास कम हो गया, पर डब्बे की वॉल्यूम तो उतनी है ना, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जो एयर ने ऑक्यूपाई करी स्पेस, वॉल्यूम तो उतनी है ना, तो वॉल्यूम तो फिक्स है। तो अब बचे डेंसिटी और मास, क्योंकि मास धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, तुम आइसक्रीम खा रहे हो तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम केस यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जो ढांचा है उसकी स्पेस तो उतनी है, वॉल्यूम उतनी, बट क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन गए, कुछ मास कम होगा, इसलिए डेंसिटी जो है क्रिस्टल की वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ऐसी चीजों में पाए जाते हैं जहाँ पे कटायन और एनायन का क्या हो, सेम साइज हो, कटायन और एनायन का सेम साइज हो, वहां ये पाया जाता है। कैसे बनाना है, इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूंगा बनाने कैसे। इसके एग्जाम्पल बनाने के लिए आप हमेशा कटायन तो लेना ग्रुप 1 का और अनायन लेना आप ग्रुप 17 का। ग्रुप 1 होता है ली, ना की, रक्त से फरियाद, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ग्रुप 17 फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। जैसे जिंक ले लिया, सल्फाइड ले लिया, सॉरी एक तो इसमें वो ले लो जो दोनों में कॉमन है, EgBr, ठीक है, ये अलग ही है। फिर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ से ले लिया Na, ग्रुप 1 से सोडियम लिया, ग्रुप 17 से क्लोरीन लिया, NaCl, फिर यहाँ से लिया जैसे पोटेशियम, यहाँ से ब्रोमीन ले लिया, KBr, ये इसके एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरी बात देखो, ये जनरली उसमें पाया जाएगा जिसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक अनायन को बहुत सारे कटायन घेरेंगे, एक दो नहीं, 4 5 6 7, ऐसे यहाँ पे भी होगा, एक अनायन को 6 7 कटायन घेरेंगे। तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट है, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन मिसिंग हो गए, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वहां पाया जाएगा जहां कटायन अनायन का सेम साइज हो और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में पाया जाएगा। ट्रिक ये है, सॉल्ट बनाने के लिए एक तो याद रखो AgBr, वो दोनों में ही पाए जाते हैं शॉर्ट केयर फ्रेंकल में, और कटायन लेना ग्रुप 1 का, अनायन लेना ग्रुप 17 का। देखो फ्रेंकल में क्या होगा, फ्रेंकल में क्या है कि ये इतनी बड़ी वॉइड थी ना, कटायन को लालच है, उसने बोला मैं अपनी जगह छोड़ के यहाँ बैठ जाता हूँ। अब एक मेन बात ये है, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, क्रिस्टल तो वही है, बस वॉइड में बैठ गया, है ना, कुछ गलत बनाया हमने। हाँ, यहाँ पे बना दिया था A प्लस, यहाँ पे बनाना था B माइनस, यहाँ पे बनाना था A प्लस, फिर यहाँ से जाता था हम B माइनस, है ना, B माइनस, तो अब A प्लस को भेज दिया यहाँ पे, ठीक है, तो A प्लस यहाँ चले गया। तो क्या होगा, आपको लिखना है व्हेन cation leave it crystal lattice and occupy the interstitial site of the same crystal, कि क्या हो, कटायन अपनी क्रिस्टल लेटिस से बोर हो जाए, बोले कब तक सिंहासन में बैठ रहे, जरा जनता दरबार में भी तो जाऊं, देखो अपनी आम जनता क्या कर रही है। तो फिर वो वाइड में निकल गया, ठीक है, तो कटायन ही जा सकता है भाई, कटायन का साइज छोटा होता है, नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो कटायन लीव इट्स
क्रिस्टल लैटिस एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड। डेंसिटी सेम रहेगी। डेंसिटी क्यों सेम रहेगी? डेंसिटी तब कम होती है ना जब ये भाग जाता है, अपनी जगह में ही तो है, मतलब अपने क्रिस्टल में ही तो है, सिर्फ रूम ही तो चेंज करा, तो डेंसिटी सेम है। अब एक इसका एग्जांपल हो जाएगा AgBr। बाकी एग्जांपल कैसे लेना, आप लेना कटाइन तो डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक क्या होता है? डी ब्लॉक होता है ग्रुप 3 से 12, फेरस हो गया, Ag हो गया, है ना, फेरस, Ag, निकल, कोबाल्ट, ये सब ले सकते हो, क्रोमियम, ठीक है, और बहुत से निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, वेनेडियम, क्रोमियम, बहुत से ले सकते हो, जैसे मैंगनीज, ठीक है। और ये तो 17 का ही लेना, तो बहुत से एग्जांपल बना लेना, जैसे AgBr हो गया, मैं यहाँ से ले सकता हूँ Fe, Cl3, Fe, Cl2, Cd, Cl2, ऐसे बहुत से ले सकते हैं, जिंक ऑक्साइड, ZnO, ठीक है, ये सारे ले सकते हैं। डेंसिटी सेम रहेगी, यहाँ पे साइज सेम नहीं है, ऑब्वियसली बड़ा होना है तो अनाइन का साइज बड़ा होगा, तो रेडियस ऑफ अनाइन कटाइन से बड़ा होता है, फिर ये वहां पाया जाएगा जहां लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो। तो ये बेसिक डिफरेंस था शॉटकी और फ्रैंकल के बीच में स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट में, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। सब बच्चे हैं? एक बार यस यस लिख दो, कौन कौन है भाई, एक बार यस यस लिख दो, कौन कौन है। ये रणवीर बच्चा चले गया, सर में दर्द उड़ गया होगा इसके, एक मिनट, हाँ। चलो, अब इसके बाद देखो क्या चीज है, शॉटकी और फ्रैंकल के बाद हम पे मेन चीज क्या है, ये तो था हमारा कौन सा डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हमें देखना है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें कटाइन एनायन का रेशियो सेम नहीं होता। इस बार ये कट भी चुका था, बट थोड़ा बहुत याद रखना है इसमें कैसे कैसे आ सकते हैं। जैसे एक आ गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है, तो एक बार आ गया मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल ज्यादा हो जाए, इसका मतलब क्या हो देखो, जैसे A प्लस था, B माइनस था, A प्लस था, B माइनस था, A प्लस था, B माइनस था, तो ऐसी चीजें चल रही थी, एकदम से क्या हो गया, अनायन कम हो गया, पता नहीं कहाँ चले गया, पर मेटल बढ़ गया ना, देखो मेटल 3 है, अनायन 2 ही है, कटाइन 3 है, अनायन 2 ही है, तो मेटल बढ़ गया ना, इसलिए इसे मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहते हैं। अब इस अनायन की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाता है कभी कभार, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी में ट्रैप हो गया, ये वैकेंसी कैसी थी, अनायनिक थी, अनायन था ना, तो अनायनिक वैकेंसी में ट्रैप हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनायनिक वैकेंसी में ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रैप हो गया। इस अनायनिक वैकेंसी को एक और चीज बोलते हैं एफ सेंटर, एफ मतलब होता है फार वे, फार वे मतलब होता है कलर। आपने देखो होगा किसी पत्थर को बाहर से काला भूरा है, अंदर से तोड़ो तो उसका रंग सा आ जाता है ना, जैसे रेनबो का रंग होता है, वो इसी की वजह से आता है कि वहाँ अनाइन ना होगा, वहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा जो अनायनिक वैकेंसी में एंट्रैप होगा, चिपका हुआ होगा, है ना, फंस चुका होगा, एफ सेंटर फार वे कलर, इसे कलर प्रोवाइड करता है ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट, यही होता है। इसका एक एग्जांपल कैसे देखते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड वैसे व्हाइट होता है, और जैसे हम इसे हीट करते हैं तो Zn2+ बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, और एक हीट करने पे हाफ ऑक्सीजन बनता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ फंस जाते हैं, एफ सेंटर या अनायनिक वैकेंसी में फंस जाते हैं, इसी की वजह से इसका कलर आ जाता है कैसा, येलो, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है जिंक ऑक्साइड बिकम येलो अपॉन हीटिंग, तो इसी की वजह से होता है, आप देख लीजिए, ठीक है, एफ सेंटर की वजह से ये होता है। फिर है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल की कमी हो जाना, है ना, वो मेटल एक्सिस है, यहाँ पे क्या है, मेटल की डेफिशिएंसी है। मेटल की डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, अनायन बढ़ जाना, ठीक है, तो बेसिक इसी की जैसे आप डायग्राम बना देना, है ना। मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आपको याद होगा Fe.95 हो, ठीक है, तो क्या हो गया, कटाइन क्या हो गया, कम हो गया, 100 ऑक्सीजन एटम है तो 98 ये फेरस के एटम है, ठीक है, 0.95 होता है, वैसे निकल में होता है, याद आया, निकल 0.96 0.96 होता है, हाँ 0.96 होता है, तो यहाँ देखो कटाइन कम है, अनायन ज्यादा है, इसलिए मेटल डेफिशिएंसी है। इसके जैसा उल्टा बन सकता है, बट मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, होता क्या है, देखो
ए होगा, बी माइनस होगा। एक तो आपको टाइप पता है इसका, कौन सा? इसको उल्टे तो बनाना है, यहाँ 3 कटाइन थे, यहाँ 3 अनाइन बनाना और 2 कटाइन बनाना, यही है। मैं एक इसका अलग टाइप बताना चाहूंगा। मैंने बोला मेटल की कमी हो जाना, मैंने बोला चार्ज की कमी नहीं होना। ये 2 थे ना यहाँ, मैंने क्या करा, एक गायब करा, है ना, और यहाँ +2 कर दिया, तो अभी चार्ज सेम है, चार्ज अभी भी सेम है। पहले भी 3 कटाइन का चार्ज 3 अनाइन के चार्ज को संभाल रहा था, आज भी 2 और 1 3 कटाइन का चार्ज 3 अनाइन के चार्ज को क्या कर रहा है, संभाल रहा है। बट क्योंकि आयंस कम हो गए, देखो आयंस कम हो गए, चार्ज तो उतना ही है बट आयंस क्या हो गए, कम हो गए, इसलिए इसे मेटल डेफिशिएंसी के इफेक्ट भी कहते हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ी। फाइनली हम पे एक टॉपिक रह गया है सॉलिड स्टेट में, जो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, जैसे सबसे पहला होता है आयनिक क्रिस्टल सिस्टम। आयनिक क्रिस्टल सिस्टम में सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर रॉक के जैसे NaCl टाइप स्ट्रक्चर में मिलेगा। देखो NaCl में मिलेगा, KCl में मिलेगा, सोडियम क्लोराइड सीजियम है, क्लोरीन का भाई ब्रोमाइड है। तो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर में क्या मिलता है आपको, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मिलता है। इसकी खास बात क्या है कि एक तो यहाँ पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगी वो अट्रैक्शन होगी, बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसा होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में एक सोडियम को 6 क्लोरीन घेर रहे होंगे और एक क्लोरीन को 6 सोडियम घेर रहे होंगे। एक सोडियम को 6 क्लोरीन घेर रहे होंगे और एक क्लोरीन को 6 सोडियम घेर रहे होंगे, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर में कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है, बट जैसे हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो आप खुद ही सोचो दब जाएगा, अब ज्यादा चिपक जाएंगे तो 2 की जगह और बढ़ जाती है। मतलब पहले एक क्लोरीन को 6 सोडियम घेर रहे थे, अब 8 घेरेंगे, ऐसे एक क्लोरीन को अब 8 सोडियम घेरेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है 6:6 से, अब 8:8 हो जाएगा जब हम प्रेशर क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा दें। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है Na+ है और Cl- है, ठीक है। Cl- BCC अरेंजमेंट में होता है, नहीं Cl- जो होता है FCC अरेंजमेंट में होता है, Na+ होता है BCC अरेंजमेंट में। इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में 4 सोडियम का आयन मिलते हैं और 4 ही आपको क्लोरीन के आयन भी मिलते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो ये एग्जांपल था आयनिक का। ऐसे ही एक एग्जांपल हम देखेंगे किसका, मेटालिक का। और मेटालिक के लिए सबसे बढ़िया है कॉपर का क्रिस्टल, कॉपर का क्रिस्टल, कॉपर क्रिस्टल। पहले तो बॉन्डिंग, तो इसमें मेटालिक बॉन्डिंग हो गई, मेटालिक बॉन्डिंग। साथ में ये कैसे अरेंजमेंट में होता है, FCC अरेंजमेंट में होता है। और क्या है, देयर आर 12 कॉपर होते हैं, 12 कॉपर के एटम्स होंगे इन यूनिट सेल, 12 कॉपर के एटम्स होते हैं यूनिट सेल, ठीक है। और कुछ नहीं है। डायमंड ग्रेफाइट में आपको पहले ही बता चुका हूँ, डायमंड का बस इतना बात याद रखना, हमारे कोवेलेंट के अंदर आएगा डायमंड और ग्रेफाइट। मैंने आपको अभी बताया था ग्रेफाइट का शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, शीट्स बनी रहती है। डायमंड में शीट नहीं बनी होती है, डायमंड में एक कार्बन को 4 कार्बन घेर के रखते हैं ऐसे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में। और मेन बात यह है 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, इंसुलेटर होता है। पर क्योंकि चारों बॉन्ड बन गए तो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसलिए हार्डेस्ट नॉन मटेरियल होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 2.42 आता है, जबकि ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें लुब्रिकेंट के काम आता है, ये सारी चीजें हैं। यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता हुआ, देख लीजिए कितना समझ में आया आप लोगों को, यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता हुआ। चैप्टर यहीं पे खत्म होता होगा बच्चों। परसेंटेज में बताइए कितना परसेंट आ गया, रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग में देख लेना। एक 1005 क्या होता है, आ गया। अक्षत, तनिष गुड, स्पर्श, मानव गुड, ठीक है बच्चों। रणबीर कब गया, रिकॉर्डिंग देखते कहाँ हो तुम लोग, देखते हो?
रिकॉर्डिंग में वो मजा कहाँ है? हम जैसे रणबीर चले गया होगा, सोच रहा होगा रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, नींद पूरी कर लेता हूँ, कहाँ मजा आता है? ठीक है, मानो उन्हें समझ में आ गया भाई? मयंक, चलो आज इतने ही रखते हैं फिर, ठीक है, मंडे को मिलते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम, 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 वेलकम।